नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज बना रहे हैं कि आपको अपने आप को ट्रेंड कैसे करना है, नॉलेजेबल कैसे बनाना है, अपने केस कैसे निकलवाने हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में सिबल्स के साथ रिलेटेड क्वेरीज को क्रेडिट की कैसे रिजॉल्व करवाया जाए वो समझाया था। आज हम फाइनेंशियल्स के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ होती है फाइनेंशियल्स की, सेल्स, क्लाइंट की सेल्स के ऊपर बात करेंगे। अब आपने केस को ही उठाया, उसमें सेल्स डिक्लाइन हो गई है और आपको ये समझ नहीं आ रहा, क्रेडिट वाला आपका ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, उसने देखा कि सेल्स डिक्लाइन हो गई है, केस रिजेक्ट कर दो, मना कर दो। तो आप ऐसे सिचुएशन में सेल्स डिक्लाइन होने के बावजूद भी क्लाइंट को पैसा देना चाहते हैं, या क्लाइंट को फ्रेश ऑनबोर्ड करना चाह रहे हैं, या क्लाइंट को एनहेंसमेंट देना चाह रहे हैं, तो कैसे बात करें, कैसे जस्टिफाई करें इस चीज़ को? सेल्स डिक्लाइन है, उसके बावजूद भी पैसा कैसे दें उसको? तो इसके बारे में आज हमने समझना है। ठीक है, एक बात याद रखिए हमेशा, आप एज अ सेल्स गाय आप एस्केलेशन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, उस चीज़ से आप टेम्परेरी अपना सोल्यूशन तो ज़रूर कर लेंगे, बट जो आप नॉलेज के साथ अगर किसी क्रेडिट वाले के साथ बहस करते हैं तो क्रेडिट वाला हमेशा चुप करेगा। एक क्रेडिट वालों की इंस्टिंक्ट होती है कि सेल्स मैनेजर को कुछ नहीं पता। क्रेडिट वाला यही सोचता है कि भाई मैं ही नॉलेजेबल हूँ, मेरे को ही सब कुछ पता है, सामने वाला सेल्स मैनेजर तो रनर है, उसको कुछ नहीं पता। यही चीज़ तो हमने तोड़ दी है। अगर आपने उनका मन का ये वहम तोड़ दिया, आपने ये दिखा दिया कि भाई तेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी पता है, तो बस आप ये देख लेना कि वो आपसे बहुत ज़्यादा डरने लग जाएगा, आपसे घबराने लग जाएगा, आपके सामने बहुत ध्यान से बात करेगा और आपके केसेस को भी बहुत ध्यान से देखेगा कि केस को मना करें या ना करें। तो सेल्स डिक्लाइन है, क्या करें, कैसे समझाएं? देखिए, मल्टीपल रीजंस मैंने लिखे हैं। वो रश मत कीजिएगा कि एकदम पढ़ पढ़ के फटाफट वीडियो क्लोज कर दे, ऐसा मत कीजिएगा। आराम से समझिए मेरे साथ साथ। और एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो के ऊपर, ताकि मैक्सिमम रीच बन सके। अभी भी मेरे चैनल के ऊपर जितने भी वॉच आवर्स आते हैं, जितने भी व्यूज़ आते हैं, उनमें से 40% तकरीबन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं कंटेंट बनाने के लिए। राइट? तो देखिए, सेल्स डिक्लाइन हुई है पर आपको केस कराना है। सेल्स डिक्लाइन के कुछ एक्सेप्टेबल रीजंस होते हैं, कुछ नॉन एक्सेप्टेबल रीजंस होते हैं। जो तो नॉन एक्सेप्टेबल रीजंस हैं सेल्स डिक्लाइन के, उनके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। नॉन एक्सेप्टेबल का रीजन तो मतलब ये हो गया कि आपका बोरोअर फटा हुआ बोरोअर है, फंसा हुआ बोरोअर है, दिक्कत में चल रहा है, तो उसको कोई हाथ डालने का फायदा नहीं है। तो ऐसे केस में तो आप खुद ही मना कर दीजिए, क्रेडिट को तो मना करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आप खुद ही मना कर दीजिए। बात करते हैं एक्सेप्टेबल रीजन के ऊपर। आपने देखा कि सेल डिक्लाइन हो रही है, पर क्या मैं इस क्लाइंट को फंड करूं कि ना करूं? क्या कोई जेन्युइन रीजन था उसकी सेल डिक्लाइन होने का जिसकी वजह से मैं ये जस्टिफाई कर सकूं कि मेरा बोरोर जेन्युइन था? देखिए, हमें क्या मतलब होता है, हमें एज अ क्रेडिट गाय मतलब होता है कि ट्रू क्रेडिट गाय कौन है? ट्रू क्रेडिट गाय वो नहीं है कि जो बैठ के टेबल पे बैठ के केस को मना कर दे। ट्रू क्रेडिट गाय वो है कि जब उसके पास कोई बिजनेस पोटेंशियल दिखता है किसी फाइल में, अगर उसको लगता है कि यहाँ पे पैसा डालना, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है, बोरोअर जेन्युइन है, प्रमोटर वर्दी है, बिजनेस ठीक है, तो उसको पैसा दे देना चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए उसका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए कि उसको, उसका अगर सेल डिक्लाइन है तो उसको उसका रीजन समझ आए कि भाई क्यों डिक्लाइन है सेल्स। ठीक है? अगर वो नहीं समझ पा रहा तो भाई आप समझ जाओ, आप सेल्स गए समझ जाओ। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले, सेल्स गिरी है उसकी, आपको पैसा देना है, ये बात मन में रखिए। अब एक्सेप्टेबल रीजन, पहली बात आप चेक करें कि क्या क्वांटिटी वाइज डिप है, क्या क्वांटिटी वाइज डिप है। कई बार क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन वाला प्रोडक्ट है आपका, प्राइस फ्लक्चुएशन वाला प्रोडक्ट है। कोई चीज अगर अगर वो कोई 2 यूनिट्स पहले बेच रहा था 100 रुपीज के हिसाब से, 100 रुपीज के हिसाब से, तो वो 200 रुपये का वैल्यू वाइज सेल दिख रहा था, वैल्यू वाइज सेल कर रहा था, जो कि आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नजर आ रहा होगा कि 200 रुपये की सेल्स है। अब उसके प्रोडक्ट के प्राइस गिर गए हैं और 50 रुपये प्राइस रह गया उसके प्रोडक्ट का। मार्केट फ्लक्चुएशन ऐसी थी, प्रोडक्ट का प्राइस गिर गया, पर उसने उस प्रोडक्ट के 3 यूनिट बेचे हैं इस साल। तो उसकी सेल्स कितनी दिखेगी आपको बुक्स में? 150 रुपीज की। आप बोलेंगे कि वो सेल डिक्लाइन होगी, सेल डिक्लाइन होगी। भाई सेल डिक्लाइन तो हो गई, हालांकि ठीक है, वैल्यू वाइज हम फंडिंग डिसाइड वैल्यू वाइज ही करेंगे, बट क्या ये सेल डिक्लाइन जस्टिफाइड है या नहीं है? सेल डिक्लाइन का मतलब ये होता है कि आपका जो बोरोर है वो मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं बेच पा रहा,
वो मार्केट में काम ही नहीं कर पा रहा, उसका प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, उसको काम करना नहीं आता, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, काइंड ऑफ, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो पहले वो अगर वो 2 यूनिट बेच रहा था किसी प्रोडक्ट के, पर इस साल तो उसने 3 यूनिट बेचे हैं, तो इसका मतलब उसने तो अपनी मार्केट बढ़ाई है, उसने तो अपना प्रोडक्ट मार्केट में और एक्सेप्ट करवाया है पहले से भी ज्यादा। तो सेल्स डिक्लाइन को इस एंगल से जरूर जज करें कि कहीं कोई प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से तो नहीं आपकी सेल्स कम नजर आ रही, राइट। और उसकी वजह से अगर सेल कम नजर आ रही है तो क्या क्वांटिटी वाइज उसने सेल ज्यादा की है, ठीक है। अगर क्वांटिटी वाइज उसने सेल ज्यादा की है तो उसे डाटा लीजिए, उससे डाटा लीजिए और समझाने की कोशिश कीजिए क्रेडिट को कि भाई क्लाइंट की मार्केटेबिलिटी में कोई डाउट नहीं है, क्लाइंट प्रोडक्ट को बेच रहा है, लोग उसका प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, लोग उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसी वजह से वो क्वांटिटी ज्यादा बेच पाया है प्रोडक्ट की। अगर इसका प्राइस 100 रुपए ही रहता तो 3 × 100 तो वो 300 रुपए का सेल दिखता आपको, तब आप कहते कि सेल अप हो गई है, ठीक है ना। तो इस एंगल से समझाने की कोशिश कीजिए। टेम्परेरी ऑर्डर, कई बार क्या होता है कि जैसे 2022 में आपको सेल दिखा उसका 100 रुपए का, ठीक है, 2023 में सेल्स दिखा आपको 180 रुपए का, 2024 में आपने जब लेटेस्ट साल देखा तो आपको सेल्स दिखा 130 रुपए का या 125 रुपए का सेल दिखा, तो बोला कि यार सेल डिक्लाइन हो गई, सेल गिर गई बंदे की। तो भाई कई बार क्या होता है कि यहाँ पे उसकी सेल्स जो है वो शार्प शूट हुई है, शार्प इंक्रीज हुई है यहाँ पे सेल्स। तो ये सेल्स कई बार इंक्रीज होती है किसी एक्सेप्शनल ऑर्डर की वजह से, किसी एक्सेप्शनल ऑर्डर की वजह से उसको मार्केट से, किसी कॉर्पोरेट से, किसी गवर्नमेंट से, किसी एक्सपोर्ट का कोई डोमेस्टिक कस्टमर उसने नया ऐड कर लिया, उस कस्टमर का कोई नया ऑर्डर एक्सेप्शनली मिल गया था, वन टाइम ऑर्डर, तो वन टाइम ऑर्डर उसने प्रोसेस किया और सेल ज्यादा कर ली। अब अगले साल वो ऑर्डर नहीं रहा तो वो पिछले सालों के ट्रैक पे आ गया, इवन पिछले सालों से थोड़ा सा इंक्रीज ही कर गया, राइट। तो टेम्परेरी ऑर्डर की वजह से अगर कई बार सेल शूट अप होके डिप गई है तो वो एक्सेप्टेबल पोजीशन है, वो कोई ना करने वाली पोजीशन नहीं है। ये वीडियो क्रेडिट वाले भी ध्यान से देखें, राइट। शिफ्टिंग ऑफ सेल्स टू ग्रुप कंसर्न्स, कई बार क्या होता है कि बोरोर ए फर्म में काम कर रहा था और वहां पे 200 रुपए का सेल्स कर रहा था, ठीक है, वो फर्म थी मिस्टर ए के नाम पे। अब मिस्टर ए ने बोला कि यार 200 रुपए के ऊपर तो मेरे को इतना प्रॉफिट बचता है, मेरे को टैक्स देना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी वाइफ मिसिस ए के नाम पे एक बी फर्म खोल लेता हूं। तो ये 200 रुपए की कुछ जो सेल्स है ना, इसमें से कुछ सेल्स मैं बी फर्म में ट्रांसफर कर देता हूं 50 रुपए की, ताकि हम दोनों कुछ टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सके, मिसिस ए को भी कुछ टैक्स का स्लैब का बेनिफिट मिलेगा तो वो भी कुछ बेनिफिट उठाएगी, मैं भी कुछ बेनिफिट उठाऊंगा, हम टैक्स कम देंगे। प्लानिंग की है अगले ने। तो ओवरऑल इसने 50 रुपए की सेल्स इसमें शिफ्ट कर दी, तो इसमें कितनी सेल बची 150 की नेक्स्ट ईयर। तो आपने तो देखा कि यार सेल डिप हो गई, 200 से 150 रह गई, 200 से 150 रह गई, तो ऐसा नहीं होता गुरुजी। तो 200 आपको टोटलिटी में देखना चाहिए कि भाई कहीं ग्रुप फर्म में तो नहीं दे दी सेल्स, ग्रुप फर्म में दे दी तो ग्रुप फर्म के फाइनेंशियल्स लीजिए, उसमें चेक करने की कोशिश कीजिए, और हो सके ऐसी सिचुएशन में तो ग्रुप फर्म को लोन दे दीजिए पार्शियल। आपको सारा लोन इसमें देने की जरूरत नहीं है। आप क्लाइंट को बोलिए कि सर आपको 50 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, आपकी यहाँ पे 150 रुपए की सेल है, तो आप 30-35 रुपए यहाँ पे ले लीजिए, 10-15 रुपए यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि आप सेल इस फर्म में कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो इस एंगल से भी जज करने की कोशिश कीजिए। कई बार सेल जो डिप होती है वो किसी एक्सेप्शनल केसेस की वजह से हो जाती है जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं किसी बंदे के। अब बियॉन्ड द कंट्रोल, अब जैसे कोविड आ गया था, अब कोविड आ गया तो सेल गिरनी थी भाई सबकी, कोविड हिट जो सेक्टर थे, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म सेक्टर था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था, तो गिर गई थी सेल भाई उनकी, क्या करें। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस था, कोई लड़ाई होगी भाई, आपका क्लाइंट मान लीजिए रशिया यूक्रेन में सप्लाई कर रहा था माल, अब रशिया यूक्रेन का लड़ाई हो गया तो दिक्कत आ गई। आपका क्लाइंट एक्सपोर्ट कर रहा था पर वो जो रेड सी में इशू चल रहा है उसकी वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिले हो गई, तो उसकी वजह से सेल डिक्लाइन हो गया, ठीक है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करता था, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, तो अब वो डोमेस्टिक मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है, तो उस वजह से उसकी सेल डिक्लाइन हो गई। कोई प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहा था तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, तो प्रोडक्ट उसको महंगा पड़ने लग गया, तो उसने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, डोमेस्टिक खरीदना शुरू कर दिया, इस वजह से उसके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ गया। कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो बेच रहा था, डोमेस्टिक पॉलिसी में ऐसा कुछ चेंज आ गया सडन, तो जिसकी वजह से उसका बिजनेस थोड़ा इंपैक्ट हो गया, पर उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी, राइट। तो आपको ये देखना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसने एज अ रिप्लेसमेंट क्या किया, उसने अपने आप को संभालने के लिए क्या किया, राइट। कोई इलनेस हो गई, एग्जाम्पल, कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि क्लाइंट ने बोला कि उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया था, तो वो महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इस वजह से वो काम पे ध्यान नहीं दे पाया,
फैमिली में हलचल हो गई थी, ऐसे हो गया था, फैमिली पार्टीशन कुछ हो गई थी, तो आपने मार्केट रेफरेंस से भी कंफर्म करवा दिया कि वाकई ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा कुछ हुआ था तो एक्सेप्शनली अगर 1-1.5 महीने की वजह से उसका सेल डिक्लाइन हुआ, तो आप उस 1-1.5 महीने को जीएसटी रिटर्न से चेक कर लीजिए कि भाई ओवरऑल अगर हम 12 मंथ्स का सेल्स का ट्रेंड बनाएं, 2023 का 2024 का 12 मंथ्स का ट्रेंड बनाए मंथ ऑन मंथ बेसिस का, तो ये जो 1-1.5 महीने क्लाइंट ने बताए, तो क्या वो उन्हीं 1-1.5 महीने में जो सेल्स का डिप हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जब ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था, तो उसकी वजह से डिप आया है, या सारे महीनों में डिप चल रहा है? हो सकता है कि उसकी बात सही हो कि इसमें ही 2 महीनों में इतना डिप आ गया कि आपकी ओवरऑल सेल डिक्लाइन दिख रही हो, पर जो ये बैलेंस मंथ्स हैं, बैलेंस मंथ्स में सेल्स बराबर दिख रही हो, बिल्कुल ओके दिख रही हो, राइट? तो ये रीजन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स क्लाइंट ने कर दी हैं, अब आपकी सेल डिक्लाइन है। अब सेल डिक्लाइन की में क्या होता है कि क्लाइंट ने बोला कि भाई, अब जैसे मेरे पास एक केस आया था, क्लाइंट फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में था, ठीक है, तो उसने डाइंग यूनिट लगाना था, डाइंग यूनिट साथ में, तो बंदा अकेला था, काम करने वाला अकेला बंदा था, तो उसने डाइंग यूनिट लगाना था, तो फैब्रिक के ऊपर वो कम काम कर पाया, पर डाइंग यूनिट उसने सेटअप करके चला दिया, डाइंग यूनिट सेटअप कर दिया और चला भी दिया। तो ठीक है, अकेले बंदे ने इसके ऊपर फोकस करके इसको चलाया, पूरे साल में मेहनत करके इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया, उसकी वजह से सेल डिप हो सकती है, थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल उसने थोड़ा सा चेंज किया, वो कोई ट्रेडिंग करता था तो उसने मैन्युफैक्चरिंग ऐड की, तो ट्रेडिंग वाला काम कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाले को चलने में थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से थोड़ा सा सेल में डिक्लाइन हुआ, राइट? या कोई नई इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेल डिक्लाइन है, सेल्स डिक्लाइन है, अब आपके पास उसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं मिल रहा कि सेल डिक्लाइन है, पर आपको ये पता है कि बोरोवर ने 4 मशीनें कोई नई मंगा ली हैं, 4 मशीनें नई मंगा ली हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टैंड कर दिया है, कोई नया चीज नई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ऐड कर दी है, जिसका इंपैक्ट अगले 2-3 महीने में देखने को मिलेगा, और वो जो मशीनें, जो नया प्रोजेक्ट नया लेके आया है, जो उसने करा है चेंजेस, वो सारा विजिट में जाके विजिबल भी है, तो आप ये क्रेडिट को समझा सकते हैं कि भाई साहब सेल डिप हो गई थी, पर आप ये देखो कि क्लाइंट ने अब आगे काम करने के लिए क्या रिसेंटली इन्वेस्टमेंट्स की हैं, क्या चेंजेस किए हैं, जिसका इंपैक्ट आपको 2-3 महीने में दिखने वाला है, जिसकी वजह से हमें उसको और पैसा देना पड़ेगा। कई बार सेल डिक्लाइन का आपको नहीं जस्टिफिकेशन समझ आ रहा, पर क्लाइंट के पास एक ऐसे कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं कि आपको पता चल गया कि भाई आगे जाके उसकी सेल्स अच्छी होने वाली है, पिछले साल जो हो गया सो हो गया, पर इस बार क्लाइंट ने आपको प्रूफ सबमिट कर दिया, रिटर्न कॉपी सबमिट कर दी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर की 25 करोड़ की। अब आपको पता है कि भाई 25 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, अब उसको प्रोसेस करेगा, जो पिछले सालों में डिप हो गया सो हो गया, पर अब अगले सालों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब अगले सालों में वो काम बिल्कुल ठीक करेगा, राइट? तो या फिर उसने कोई गवर्नमेंट का टेंडर उसको अलॉट हो गया, या फिर कोई और उसको किसी कॉर्पोरेट से ऑर्डर मिल गया, मतलब इस तरह से, तो कोई ऑर्डर नया मिल गया, तो पिछला किया कराया थोड़ा भूल जाइए, नया ऑर्डर मिला उसको प्रोसेस करेगा, अब पिछले वाला जो डिक्लाइन हुआ था तो अब वो नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास कंफर्म्ड प्रूफ है कि वो आगे चल के अब सही काम करेगा। तो ये चीज, हेल्दी कैश फ्लो बिजनेस, हेल्दी कैश फ्लो बिजनेस में दोस्तों मैं थोड़ा समझता हूं कि अगर 10-20% सेल में डिक्लाइन हो भी गया ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पे लुधियाना में एक शोरूम है, एक शोरूम है, पूरी कमर्शियल मार्केट में है, 100 फुट चौड़ी रोड है, पूरी कमर्शियल एरिया, प्राइम एरिया लुधियाना का, मतलब पॉश एरिया लुधियाना का, वहां पे बंदे ने शोरूम खोल के बैठा हुआ है, वही शोरूम की प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, मॉर्गेज कर रखी है, प्राइम प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, काम है उसका लहंगा, कुर्ते, मतलब सारी प्रीमियम आइटम्स का, ब्राइडल्स की, मतलब मैरिजेस की, एनआरआईज के लिए प्रीमियम आइटम सारी, और वहां पे उसके बिजनेस में 15% बिड्डा मार्जिन है, 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, हेल्दी कैश फ्लोज है बिजनेस के अंदर, 2 करोड़ रुपए का कैश प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर, आपको देना है खाली 3 करोड़ रुपए, और आप देख रहे हैं कि 20% सेल डिप हो गई। भाई जो बंदा साल में 2 करोड़ रुपए का कैश प्रॉफिट निकाल पा रहा है, तो 3 करोड़ रुपए क्या चीज है उसके लिए, राइट? तो थोड़ा आंखें खोल के चलिए, जो कैश फ्लो जनरेटेड बिजनेस होता है, जिसमें हैवी कैश फ्लोज होते हैं, कैश फ्लो जनरेट हैवी हो रहे होते हैं, तो वहां पे कॉल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, राइट? कई बार क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि मेरी सेल इस वजह से डिप हुई कि भाई कुछ पार्टीज थी जिनको मैं मान लीजिए उदाहरण है आपके लिए, कि मैं मार्केट में 120 दिन का उधार दे रहा था जब मैं प्रोडक्ट बेच रहा था, तो कुछ पार्टियां तो मेरी 120 दिन में मेरे को मेरे को पेमेंट दे रही थी, 90 दिन में पेमेंट दे रही थी, पर कुछ पार्टियां मेरे को 120 दिन में पेमेंट कर रही थी या उससे भी डिले कर रही थी। अब लास्ट ईयर मैंने
उन पार्टी से डील करना बंद ही कर दिया जिन पार्टी से मेरे को पेमेंट रिसीव करने का टाइम पे डाउट था। तो मैंने सिर्फ उन्हीं पार्टी से डील किया जहां पे मेरे को बहुत टाइमली पेमेंट मिलेगी, बहुत एक्यूरेट पेमेंट मिलेगी, सही समय पे पेमेंट मिलेगी। तो ऐसा कुछ अगर बोरर ने बोला है तो उसके डेटर साइकिल को जज कीजिए। उसका 31/3/23 का डेटर साइकिल देखिए कि कितना स्टैंड कर रहा था, 31/3/24 का देखिए कि डेटर साइकिल कितना स्टैंड कर रहा है, लास्ट 6 महीने की स्टॉक स्टेटमेंट मंगा के उसका डेटर साइकिल चेक कीजिए। अगर डेटर साइकिल में आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी बात सच है। कहीं अगर 23 में उसका डेटर साइकिल 130 दिन आ रहा था और अगर 24 में उसका डेटर साइकिल 90 दिन आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसने अपनी काम के ऊपर फोकस किया है जो वो स्टोरी बता रहा है। तो उन पार्टी से डील करना उसने बंद कर दिया जहां पे उसको पेमेंटें फंसती थी उसकी। तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। अगर उसकी वजह से 10-20% डिप होगी तो कोई बात नहीं, पर हाँ सिग्निफिकेंट डिप होगी तो ऑलवेज कंसर्न होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल चेंज। वर्किंग कैपिटल साइकिल चेंज क्या है कि एक क्लाइंट की सेल डिक्लाइन हुई है तो अब वो कह रहा है कि मेरे को पैसा क्यों चाहिए। यही समझना हमने कि पैसा क्यों चाहिए सेल डिक्लाइन होने के बावजूद भी। मान लीजिए उसके क्रेडिटर्स को वो पेमेंट करता था मान लीजिए 60 दिनों में, स्टॉक जो अपना रखता था वो रखता था 90 दिनों का, ठीक है। डेटर्स से जो पेमेंट वो लेता था 30 दिन में, ठीक है। तो 90 + 30 120 दिन इसका टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड हुआ, 60 दिन का इसका क्रेडिट पीरियड हुआ। तो नेट में 60 दिन के लिए उसको पैसा चाहिए जो उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अब क्लाइंट ने बोला कि मेरी क्रेडिट पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, अब क्रेडिटर्स मेरे को उधार नहीं देते, मार्केट बहुत टाइट है, मार्केट में पैसा नहीं है, क्रेडिटर्स मेरे को उधार नहीं देते, अब इनको मेरे को एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, सबको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप उनकी क्रेडिटर्स की फिगर चेक कर लीजिए पिछले 2-3 महीनों की, क्या वो एडवांस पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा तो ये 60 दिन तो नहीं रहेंगे, तो ये 120 ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे 60 दिन के लिए जो उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी अब वो 120 दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल एक्सटेंड हो गया, इसकी वजह से उसको और पैसा चाहिए होगा ऑब्वियसली। उल्टा भी हो सकता है कि मार्केट में 30 दिन की उधारी पे माल बेच रहा था पर उसके कस्टमर्स के पास अभी पैसा नहीं है, वो उधारी ज्यादा मांग रहे हैं, और कंपटीशन में उसके जो सेम बिजनेस लाइन में लोग हैं वो 60-60 90-90 दिन का उधार दे रहे हैं। तो लोग उनसे खरीदना प्रेफर कर रहे हैं रेदर देन इससे। प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है, लोग कहते हैं कि भाई हम तुमसे क्यों खरीदे, तुम तो 30 दिन में पेमेंट मांग रहे हो, वो सामने वाला 90 दिन में मांग रहा है तो हम तो उसको 90 दिन में पेमेंट दे देंगे, प्रोडक्ट तो सेम ही है। तो ये कह रहा है कि मेरे को अब 90 दिन का उधार देना पड़ेगा मार्केट में, तो पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा इसको। या फिर उस वो बोलता है कि मेरे को स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, अब मैं पहले ट्रेडिंग करता था, अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड की है, मैंने ये लाइन भी ऐड की है, अब स्टॉक मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉक 120 दिन के बराबर अपने पास रेडी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। तो इस वजह से मेरा साइकिल बढ़ जाएगा, साइकिल बढ़ जाएगा तो मेरे को पैसा और चाहिए होगा। तो इस एंगल से भी जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, राइट। एंड लास्ट चीज़ जो है उसका सेल्स का ट्रेंड मंथ ऑन मंथ चेक कीजिए, सेल्स का ट्रेंड चेक कीजिए। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025 शुरू हो गया तो 2025 का जुलाई का महीना निकलने वाला है, तो उसकी 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक की सेल्स चेक कीजिए कि कितनी सेल्स अचीव की है उसने इस साल। और पिछले साल ये 2024 है, और पिछले साल 2023 के सेम पीरियड में कितनी सेल्स की थी। तो अगर इंप्रूवमेंट दिख रही है आपको पिछले साल से तो दैट मीन्स बोरोर ग्रोथ ट्रेंड के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। या फिर उसका 6 मंथ्स का भी आप कंपैरिजन बना के दे सकते हैं, मतलब जो भी परमुटेशन आपकी एक्सेल शीट है आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए कि 2023 का आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस कर लीजिए कि Q1 Q2 2023-24 का, और 2022-23 का भी देख लीजिए चलो कि 2022-23 और 23-24 का कंपैरिजन बना लीजिए Q1 Q2 Q3 और Q4 का कि 22-23 में कितना किया था, और 2024-25 भी ऐड कर लीजिए इसमें, 3 साल का बना लीजिए। 2024-25 का तो चलो Q1 नहीं मिलेगा आपको, कि हर दोनों सालों के Q1 Q2 Q3 Q4 के उसमें क्या डिफरेंस है, कि क्या पता Q1 और Q2 में सेल्स का डिप नजर आ रहा हो और Q3 और Q4 में उसने सेल्स पकड़ ली हो वापस से, और Q1 नेक्स्ट ईयर में भी सेल्स पकड़ रही हो। तो मतलब ये पिछले 9 महीनों से, पिछले 9 मंथ से उसकी सेल्स का ट्रेंड बिल्कुल ठीक जा रहा हो, और हम जज कर रहे हैं कि उसकी यहाँ पे डिक्लाइन हुई थी इस वजह से ओवरऑल यहाँ पे डिक्लाइन दिख रहा था, तो हम सिर्फ इसके पास्ट पीरियड की वजह से जज कर रहे हैं, जबकि ये लेटेस्ट 9 महीने हम इग्नोर कर रहे हैं जहाँ पे हम उसने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो इस तरह से टोटलिटी में एसेस करना शुरू कीजिए चीज को, और क्रेडिट को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। नॉलेज के साथ लॉजिक के साथ जस्टिफाई करेंगे तो वो भी समझेंगे और आप भी उनको समझा पाएंगे, और आपका मतलब
रुतबा भी बनेगा काइंड ऑफ कि ऑर्गेनाइजेशन में कि आप काम अच्छे से करते हैं, आपको समझ है चीज़ों की, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट के एंगल से समझाऊंगा कि प्रॉफिट डिप हो रहा है तो कैसे बात करें, क्या समझाएं क्या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।